दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री पार्ट 2 जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है 7 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके मेन पॉइंट्स हम यहाँ देख रहे हैं। मेन पॉइंट्स ओनली, मतलब एनसीईआरटी के 8th स्टैंडर्ड बुक के सिर्फ मेन पॉइंट्स हम इस टॉपिक पे देख रहे हैं एग्जाम पर्पस के हिसाब से। इन द लेट 18th सेंचुरी द company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British industrialized began to see, यानी कि 18वीं शताब्दी में, एक मिनट, 18वीं शताब्दी में हमारे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी भारत में सामान खरीद रही थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में निर्यात कर रही थी। इस बिक्री के माध्यम से लाभ कमा रही थी। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के साथ ब्रिटिश उद्योगपतियों ने देखना शुरू किया, यानी कि जो ब्रिटिश कमा रही थी अपना प्रॉफिट 1800 शताब्दी में, वे हमारे चीज़ों को खरीदती थी भारत से और उसे दूसरे देशों में बेचते थे। इस तरीके से वे प्रॉफिट कमाया करते थे। कौन कमाया करते थे? कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यूरोप। यहाँ पे देखिएगा यूरोप में क्या हो, इस तरह से यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से सामान को खरीदा जाता था और दूसरे देशों में बेचा जाता था। तो ये पूरी हमारी भारत की सोसाइटी, उस टाइम में हम किस तरीके से कच्चा माल को वे हमसे खरीदते थे और दूसरे देशों में उसकी डबल रेंज में बिक्री किया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट, When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. The cotton textiles which they took back to Europe along with the spices came to be called calico, derived from Calicut, and subsequently calico became the general name of all cotton textiles. तो जब हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे। तो पोर्तुगीज कहाँ पर लैंड किए थे? केरला के कैलिकट एरिया में, कैलिकट में वे सबसे पहले आए थे। और ये जो एरिया है ये साउथ वेस्ट है भारत में, साउथ वेस्ट इसका एरिया होता है। जैसे कि हमारे भारत के जो एरिया है इस साइड में, जो नीचे का ये पार्ट है केरला का, ये इस साइड पे आता है, साउथ वेस्ट पार्ट। और यहाँ पर उन्होंने मसालों की खोज के लिए आए थे। उसके बाद से वे यहाँ पर एक कॉटन के कपड़े को लेकर गए थे अपने साथ वापस, और इसी कपड़े को वे कैलिको कहते थे। कैलिको ये शब्द आया है कैलिकट से, यानी कैलिकट जो प्लेस है उसके नाम से कैलिको इन्होंने उस कपड़े को दिया। उसके बाद से भारत के सभी जो कॉटन के कपड़े थे उन्हें कैलिको नाम से ही जाने लगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। When the Portuguese first came to India, landed Calicut। तो आप देख सकते हैं कैलिकट में वे सबसे पहले आए थे। उसके बाद देखिए, कैलिको नाम की जो कॉटन की टेक्सटाइल थी वो इस प्रकार से थी, मतलब इतनी ब्यूटीफुल थी। ये हमारे देश की कारीगरों का ही काम था जो हाथ से बुनाई कर बनाते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द पीसेस ordered in bulk were printed cotton clothes called chins, कोसेस और खासा एंड बंदना। सॉरी, ये बंधन है, इसको बंधन भी कहा गया है हिंदी के वर्ड्स में। तो जो कपड़े होते थे हमारे, प्रिंटेड कपड़े होते थे, उनमें से
चिंज नाम का एक कपड़ा था, उसके बाद कोसेस नाम का, खासा और बंधन नाम के कपड़े थे। तो इनके जो ऑर्डर थे ये पूरे थोक पर आया करते थे, इतनी इनकी ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद देखिएगा जैसे कि यहाँ बल्क प्रिंटेड कॉटन क्लोथ चिंस कॉसेस खासा, तो इस प्रकार के भी कपड़े वहाँ बनाए जाते थे और इन्हें थोक पर भी बेचा जाता था। चिंस इज डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंद, अ क्लोथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस। ये जो कपड़ा था चिंद नाम का, इसमें ये जो हिंदी वर्ड था चिंद उस शब्द से आया है और इसमें छोटे छोटे फूल बनाए जाते थे, डिज़ाइंस बनाई जाती थी इन कपड़ों पे खूबसूरती के लिए। इस तरीके के कॉटन के कपड़ों में अब उसे सुंदरता दी जाती थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, the word bandhan now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck and head। यानी जो नेक के लिए यानी कि जो कपड़े बनाए जाते थे जिसको गले में पहने जाते थे और सर पर बांधे जाते थे। एक मिनट, इसका साइज आपको प्रॉपर दिखे इस हिसाब से हो। तो ये जो कपड़े थे ये गले में भी बांधे जाते थे और नेक में बांधे जाते थे और हेड में इसे बांधे जाते थे। ये जो कपड़े थे इसे बंधन कहते हैं, बंधन। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंधन, हिंदी फॉर tying and refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing। तो ये जो कपड़ा था इसे बनाने का जो मेथड था कि इसे बांधना, उसके ऊपर इसे डाई किया जाता था, इसके कलर्स को डाई कर। मोस्टली इसका जो यूज़ था यही था कि इसे गले पर बांधा जाता था और सर पर बांधा जाता था। ये स्कार्फ होते थे ब्राइट कलर के, कलरफुल स्कार्फ होते थे और इसका जो नाम है बंधन, ये हिंदी का जो वर्ड है बंधन उससे आया था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनैक्टेड अ बैन द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिंद। तो चिंज हमने देखे थे, ये देखिए चिंज के बारे में भी हम पढ़े थे। जो कॉटन का कपड़ा था चिंज, उस पे ब्रिटिशों ने 1720 में ब्रिटिशों ने एक लीगली एक नियम बनाया था कि उन्होंने जो हमारे कॉटन, भारत के जो कॉटन के प्रिंटेड कपड़े थे, टेक्सटाइल चिंज था, उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। ये इंग्लैंड ने करवाया था और इसी एक्ट को क्या कहा जाता है, दिस एक्ट वाज नॉन एज द कैलिको एक्ट। इसी को कैलिको एक्ट के नाम से जाना जाता था। जैसे कि हमने देखा कि जब पोर्तुगीज आए थे तो उन्होंने टेक्सटाइल लेके गए थे हमारे देश के और उसे कैलिको नाम दिया था। तो इसी प्रकार से हमारे भारत के जितने भी कॉटन के कपड़े थे उसे कैलिको नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से उन्होंने कैलिको नाम दिया इस एक्ट को, क्योंकि उन्हें कॉटन के जो कपड़े थी चिंज नाम की, उसे बैन कर दिया गया था इंग्लैंड में। In 1764, the spinning jenny was invented by John Key, which increased the productivity of the traditional spindles। यानी ट्रेडिशनली जो हम कताई करते आते थे, मतलब कि रुई से धागा निकालने का जो काम था ये बहुत ही परंपरागत चल रहा था, बहुत स्लो काम होता था। इस वजह से 1764 में स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन बनाई गई। ये किसके द्वारा बनाई गई, ये जॉन केई द्वारा बनवाई गई। और इन्होंने इसे इसलिए बनाया इस मशीन को ताकि जो प्रोडक्टिविटी हो, जो उत्पादन हो, उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो ये उनका मेन उद्देश्य रहा। ये है स्पिनिंग जेनी और ये रहे हमारे
जॉन केई। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रेवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल्स वीविंग। तो इन्होंने भी इंजन स्टीम इंजन के बारे में स्टीम इंजन को बनाया किसने? रिचर्ड आर्कराइट। इन्होंने 1784 में। और ये एक कॉटन की कताई का एक बहुत बड़ा उत्पादन रहा। इससे काफ़ी जल्दी तरीके से उत्पादन, मतलब जो कॉटन की उत्पादन क्षमता थी उसे बढ़ाई गई, और ये एक क्रांतिकारी विकास था जो कि रिचर्ड आर्कराइट ने लाया था, और इन्होंने स्टीम इंजन को बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश दिस कंपनीज परचेस्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर। तो सिल्वर को देकर, यानी सिल्वर हमारे देश में ये लोग देते थे, और उसके बाद उसकी जगह पर हमारे देश से कौन? डच, फ्रेंच और इंग्लिश, ये लोग पहले अपना सिल्वर दिया करते थे और हमारे देश के कॉटन के कपड़े लेते थे और सिल्क के कपड़े लिया करते थे हमसे। इस तरीके से व्यापार हुआ करता था। उसके बाद व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, इट नो लॉन्गर हैड to important precious metal to buy India goods. Instead, they collected revenue from the peasant and एक मिनट and zamindars in India. They used this revenue to buy Indian textiles. तो ऐसा हुआ कि हमारी जो, एक मिनट, इस तरीके से जो ज़मींदार थे, जैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे बंगाल का पावर मिल गया, उसके बाद से उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं थी क्या करने की? अपनी सिल्वर को हमारी इंडिया में देने की। वे समझ गए थे कि अब हमें ज़रूरत नहीं है इनको सिल्वर देने की, अब हम इन्हीं के पैसों से इन्हीं की चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनके पास पावर आ गया बंगाल में, और उसके बाद इन्होंने अपनी प्रेशियस मेटल को बंद कर दिया बेचना और इंडिया की चीज़ों को ख़रीदना। और उन्होंने क्या किया कि वहीं पर अपने जहाँ उनका पावर था वहीं पे उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया। रेवेन्यू यानी कि टैक्स टाइप ऑफ, जिसके पास ज़मीन थी उसके उत्पन्न, उसके जो भी चीज़ें उत्पन्न होती थी, उगाई जाती थी, उसके बेसिस पे वे टैक्स इंक्लूड करते थे। और उसके बाद उसी टैक्स के पैसे से ये लोग कॉटन के कपड़े भारत में ही ख़रीदना शुरू कर देते थे। यानी कि भारत के ही पैसे लेकर भारत का ही सामान खरीदना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू कर दिया था जब इनका बंगाल में पावर शुरू हो गया था, यानी बंगाल में उनको पावर मिल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक मिनट, फेमस वीविंग। फेमस फॉर वीविंग टांटी इन बंगाल। टांटी सबसे ज़्यादा फेमस थे बंगाल में। उसके बाद जुल्हास और मोमिन ये ज़्यादा फेमस थे। ये कहाँ फेमस थे सबसे ज़्यादा? नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद काइकोलर एंड दिंग साउथ इंडिया में फेमस थे। और उसके बाद इतना ठीक है। काइकोलर एंड दिंग साउथ इंडिया में फेमस थे। फॉर कलर टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइंग एंड बाय द डायर नॉन एज रंगरेज। तो तांडी जो एक मतलब बुनाई कताई की एक बिनने की यानी
कोई डिज़ाइन बनाने की या फिर कपड़े में या फिर कताई के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी, तो वो थी टांडी। ये बंगाल में समूह इनका बहुत फेमस था। उसके बाद जुल्हास और मोमिन्स थे जो कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा फेमस थे। उसके बाद कैकोलर और दींग थे, ये जो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस थे। उसके बाद जो लोग टेक्सटाइल्स को यानी टेक्सटाइल्स यानी जो धागे हैं, जो कपड़े हैं, उसे ये लोग कलर किया करते थे। जो कलर करते थे धागों को, वो एक व्यक्ति द्वारा यानी जो कलर करते थे उसे रंगरेज कहा जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ, ये है रंगरेज। और जो लोग कपड़ों के धागों को जो सिलाई जो जिससे कॉटन के कपड़े बनते थे, उसके धागों को जो व्यक्ति कलर करते थे उसे रंगरेज कहा जाता था। इतना याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। For printed cloth, the weavers needed the help of specialist block printers known as चिपीगर्स। यानी कि कुछ प्रिंटेड मतलब कपड़ों को कलर करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत हुआ। इस वजह से ये देखिए, लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी। इस वजह से हम लोग, एक मिनट, तो इन लोगों को जो स्पेशल होते थे ब्लॉक प्रिंटर्स होते थे, उन ब्लॉक प्रिंटर्स को चिपीगर्स कहा गया। चिपीगार नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लोग मदद किया करते थे कपड़ों को प्रिंट करने में। और जो लोग मतलब कपास से धागा निकालते थे उनकी मदद किया करते थे। इन्हीं स्पेशल लोगों को क्या कहा जाता था? चिपीगर्स कहा जाता था। हिंदी में भी देख लीजिए, मुद्रित कपड़े के लिए बुनकरों को चिपीगार नामक विशेषज्ञ ब्लॉक प्रिंटर की सहायता की आवश्यकता होती थी। इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलूम weaving did not completely die in India. This was because some types of clothes could not be supplied by machine. तो देखिए, जैसे कि ब्रिटिशों ने क्या किया था कि अपने ही बैन कर दिया था कैलिको एक्ट के द्वारा हमारे देश के कपड़ों को। तो इस वजह से हमारे भारत में जो कुछ लोग टेक्सटाइल्स या जो वीविंग का काम किया करते थे, उनके जो काम थे बंद हो चुके थे क्योंकि उसकी डिमांड बाहर के देशों में बंद हो चुकी थी। बट हाँ, कुछ हैंडलूम्स थे, यानी जो लोग हाथ से बुनाई करते थे, हाथ से डिज़ाइन बनाया करते थे, उन लोगों का ये काम बंद नहीं हुआ था क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जिसे मशीन द्वारा नहीं किया जा सकता था। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि किस तरीके से मशीनों का इन्वेंशन करके उत्पादन को बढ़ाया गया। टेक्सटाइल से कपास से किस तरीके से आसानी से धागा निकाल के कपड़े को बनाया जाना ईजी बनाया गया। उसके बावजूद भी हैंडलूम जो लोग बनाते थे, मतलब हाथ से बुनाई करते थे, वो उन लोगों की जो कलाकारी थी वो नहीं ख़त्म हुई थी हमारे भारत में। उन लोगों की कलाकारी इसलिए नहीं ख़त्म हुई थी क्योंकि बहुत से ऐसे काम थे हाथ से बनाए हुए, बुनाई किए हुए, जो कि मशीन में कर पाना आसान नहीं था। तो इस वजह से देश में पूरी तरीके से हैंडलूम वीविंग ख़त्म नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड यूज हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ. Khadi gradually became a symbol of nationalism. The charkha came to represent India and it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress adopted in 1931. तो देखिए, जैसे कि भारत में गांधी जी ने ये कहा था, उन्होंने लोगों से
अर्ज किए थे, लोगों से विनती की थी कि जो बाहर के जो कपड़े आ रहे हैं कॉटन के उसे ना खरीदें, क्योंकि इन लोगों ने हमारी ही कला को छीन लिया है और हमारे ही देश के लोगों को इन्होंने बेरोजगार बना दिया है। तो उन्होंने कहा था इसे नहीं खरीदना है, इसकी जगह आप खुद अपने हाथों से अपनी कपड़े को खुद बनाइए और उसे पहनिए, और जो बाहर के कपड़े थे उसे मत पहनिए, खादी आप खुद बनाइए और पहनिए। उसके बाद जो हमारे तिरंगा का जो 3 कलर है उसके बीच में चरखे को रखा गया एज अ सिंबल, हमारे देश के सिंबल के तौर पे उन्हें रखा गया। और इस तरीके से कांग्रेस सरकार ने इसे 1983 को अपील मतलब इसे स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, 3 रंगों के बीच में चरखे को एज अ सिंबल उन्होंने रखा, एज अ चिन्ह उन्होंने रखा, क्योंकि यही हमारे देश की पहली उत्पत्ति थी और इसी वजह यही हमारी पहचान है, इस उद्देश्य से इसे रखा गया था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हिंदी में भी आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854। तो जिस तरीके से हमने खादी को स्टार्ट कर दिया था खुद से बनाना और पहनना, और बाहर के कपड़ों को खरीदना मना हो गया था, मतलब हम लोगों ने भारत में इस चीज़ का बहुत आंदोलन हुआ कि बाहर की चीज़ों को नहीं लेना है। उसी प्रकार से फिर हमारे देश में उद्योग शुरू हो गए कि जहाँ पर खुद से हम लोग अपने देश में ही कताई और कपड़े बनाने का काम मशीनों द्वारा शुरू करने लगे। तो हमारी जो फर्स्ट मिल थी, मतलब फर्स्ट कॉटन की एक मिल हमारे देश में स्थापित की गई और वो 1854 में स्थापित की गई मुंबई में। इससे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्पज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, From 19th century, Bombay had grown as an important port for export of raw cotton from India to England and China। तो मुंबई एक 1900 शताब्दी में मुंबई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बन गई थी। वो एक मतलब स्थान बन गई थी जहाँ पर इंग्लैंड और चाइना को वहाँ से कच्चा माल दिया जाता था कॉटन बनाने का, यानी रुई दी जाती थी। और ये मुंबई ही एक ऐसी स्थान थी जहाँ से इंग्लैंड और चाइना को कच्चा माल दिया जाता था कॉटन का। ना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। तो देखिए ये है वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल है जो कि जहाँ पर काली मिट्टी होने की वजह से जहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा उगते हैं, और इस वजह से ही आप देखेंगे इसी साइड पे मुंबई आती है, और मुंबई भी एक बहुत ही फेमस जगह बन गई है जहाँ से इंग्लैंड और चाइना और भी यूरोप ऐसे कई सारे देश थे जहाँ से कच्चा माल निर्यात होता था, हमारे देश से कच्चा माल खरीदा जाता था दूसरे देशों द्वारा, और मुंबई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान बन गई थी, महत्वपूर्ण पोर्ट था वो, वहाँ से बेचा जाता था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न पार्ट में काली मिट्टी मिलती है जिस वजह से वहाँ पे कपास सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। By 1900 over 84 mills started operating in Bombay. Many of these were established by सॉरी यहाँ पे पारसी है, पेरिस नहीं है, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट, पारसी एंड गुजराती businessmen who had made their money through trade with China। तो यहाँ देखिएगा 1900 शताब्दी में 84 मिल्स हमारे देश में शुरू हो गई थी बॉम्बे में, और सबसे ज़्यादा जो बिजनेस करने वाले थे वो पारसी ही थे। पारसी और गुजराती इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया वहाँ पर, और इस वजह से ये लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, और इसकी वजह से चाइना के साथ ये लोग अपना बिजनेस करते थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861। यानी कि जो पहली मिल थी हमारी अहमदाबाद की, उसे कब स्टार्ट किया गया, उसे 1861 में शुरुआत की गई उसकी।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन टेक्सटाइल्स imports from Britain decline and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies। तो जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन से कपड़ा आयात में गिरावट आई और भारतीय कारखानों को सैन्य आपूर्ति के लिए कपड़े का उत्पादन करने के लिए कहा गया, यानी कि जब ब्रिटेन में कपड़ों की कमी हुई तब हमारे भारत में ही उन्होंने अपनी मिलिट्री के लोगों के लिए जो भी यूनिफॉर्म बनवाने थे, कपड़े बनवाने थे, उन्होंने भारत को इसका ऑर्डर दिया और भारत ही उनके लिए ये काम कर रहे थे। देन टीपू सुल्तान who ruled Mysore till 1799 fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand। 1799 तक मैसूर पर शासन करने वाले टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध किए और अपने हाथ में तलवार लेकर लड़ते हुए मर गए। तो 1799 में टीपू सुल्तान ने मैसूर में राज्य किए और वे 4 युद्ध लड़े, किसके साथ? ब्रिटिशों के साथ, और वे चौथे युद्ध में मारे गए, ठीक है। बट वो लड़ते रहे और उनके जब वे मरे तब उनके हाथ में उनकी तलवार थी। लास्ट वक्त में भी वे इतने वीर योद्धा थे। उसके बाद देखिए, टीपूस लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शंस इन म्यूजियम इन इंग्लैंड। तो म्यूजियम इंग्लैंड के म्यूजियम में टीपू सुल्तान की तलवार बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही कीमती तौर पर रखी गई है। टीपू की पौराणिक तलवारें वह इंग्लैंड के संग्रहालयों में मूल्यवान संग्रह का हिस्सा है। तो इंग्लैंड में मूल्यवान वस्तु के तौर पर उसे रखा गया है अच्छी तरीके से इंग्लैंड के म्यूजियम में। इतना ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान की तलवारें। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबल हार्ड एंड शार्प एज दैट could easily rip through the opponent's armor. This quality of the sword came from a special type of high carbon steel called woods which was produced all over South India। तो जो तलवार थी हमारे टीपू सुल्तान जी की, वो थोड़ी अलग थी। वो इसलिए अलग थी क्योंकि वहाँ उसमें वो जो शार्पनेस था उसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर उनके अंदर जो शार्पनेस था ये बहुत ज़्यादा यूनिक था। ये नॉर्मली तलवारों पे होता नहीं है और जैसे ही ये छू लो तो कट जाता था, इतना ही ये शार्प था, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी थी। तो ये एक स्पेशल जो क्वालिटी थी ये क्यों आई थी इस तलवार पे? तो इसका रीज़न ये है कि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ हाई क्वालिटी स्टील कार्बन स्टील होता है जिसे वुड्स कहा जाता है। और ये चीज़ होने की वजह से ये तलवार की जो क्वालिटी थी शार्पनेस की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और ये जो वुड्स था ये दक्षिण भारत में नॉर्मली बनाया जाता है। इस चीज़ से इसे पता चला कि वुड्स नाम की चीज़ उनकी तलवार पर लगाई गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा धारदार होती है अगर तलवार पर लगाई जाए तो। और ये दक्षिण भारत में इसे वुड्स को बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, द टेक्निक बाय विच वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड इन मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस इन मैसूर। इन दिस फर्नेसेस आयरन वॉज मिक्सड विथ चारकोल inside small clay pots through an intricate control of temperature. The smelters produced steel ignite that were used for the sword making। यानी कि वह तकनीक जिसके द्वारा मैसूर में सैकड़ों गलाने वाली भट्टियों में वुड स्टील का उत्पादन किया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को लकड़ी का कोयला मिलाकर मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में डाल दिया जाता था। तापमान में एक जटिल नियंत्रण के माध्यम से स्मेल्टरों ने स्टील सिल्लियाँ बनाई जिसका उपयोग तलवार बनाने के लिए किया जाता था। तो ये टेक्निक बताई हुई है कि किस तरीके से वुड स्टील को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बहुत सारे जो स्मेल्टर्स हैं, मतलब कि जो बनाने वाले हैं मैसूर में, वे लोग
छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उसमें लकड़ी का कोयला डालते हैं। उसके बाद उसमें उत्पादन स्टील का उत्पादन किया जाता है भट्टियों में। और लोहे को लकड़ी का कोयला मिलाकर मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में डाल दिया जाता है, उसे तापमान में रखा जाता है। इस तरीके से वे लोग वुड्स बनाते हैं। इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे अभी। वुड्स बनाने की विधि। ये देखिए, इस तरीके के बर्तनों में लोहा और लकड़ी के कोयले को मिलाकर डाला जाता है, उसे आग की भट्टी में जलाया जाता है। इसमें तापमान बनाया जाता है और आग में उसे अच्छे से तपाया जाता है। ये है वुड्स के इंगॉट है, मतलब कि ये वुड्स इस तरीके से बना हुआ होता है। उसके बाद उसे जो तापमान में बना हुआ आता है उसका लिक्विड निकाल कर उसे तलवार पर लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो धार है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वुड्स इज एन एग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ा वर्ड उक्कू, तेलुगु हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम उरुक्कू मीनिंग स्टील। देखिए, स्टील को किन किन शब्दों में कहा गया है। वुड्स कन्नड़ शब्द उक्कू, मतलब वुड्स, ये जो वर्ड है वुड्स, जो जिसका मतलब स्टील होता है, ये जो वुड्स शब्द यूज़ किया गया है ये कन्नड़ वर्ड से आया है। उसके बाद वुड्स कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु हुक्कू। और ये उक्कू शब्द कहाँ से आया? ओके, वुड्स इज एग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ वर्ड उक्कू। अच्छा, ये जो कन्नड़ वर्ड है उक्कू, इसी से आया है वुड्स शब्द, ठीक है। और जो तेलुगु में शब्द है हुक्कू एंड तमिल और मलयालम में उरुक्कू कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि स्टील, ठीक है। मतलब स्टील के कितने सारे नाम है। देखिए, वुड्स भी कहा गया है कन्नड़ में, और उसके बाद उसे कन्नड़ में उक्कू भी कहा गया है, फिर उसके बाद उसे तेलुगु में हुक्कू, तमिल और मलयालम में उरुक्कू। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। राजहरा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर्स इन द वर्ल्ड। यानी कि जो राजहरा हिल है, यहाँ पे दुनिया के सबसे बेहतरीन अयस्क में से एक हिस्सा है इसका। अयस्कों में से एक था। तो अयस्क क्या है? और से मतलब कि कच्चा मटेरियल है लोहे का, स्टील का। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? मतलब स्टील बनाने के, लोहे बनाने के जो मटेरियल्स हैं वे कहाँ पर मिलते हैं? वो राजहरा हिल्स में मिलते हैं। और ये देश के मतलब हमारे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बेहतरीन अयस्क यही मिलते हैं। इसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, वेल्ड एंड डोराजी टाटा सन ऑफ एल्डेस्ट जमशेद जी टाटा फॉन्ड ओर्स। तो देखिए कि अयस्क मिले हैं, लोहे और स्टील बनाने के जो अयस्क है वे किसे मिले थे? वेल्ड और दारोबजी टाटा, इन्होंने इसे ढूंढ के निकाले थे। और ये है दारोबजी टाटा और ये हैं जमशेद जी टाटा, ठीक है। ये जो बेटे हैं इनके, ये सबसे बड़े बेटे हैं जमशेद जी टाटा के, दारोबजी टाटा, ठीक है। तो इन्होंने ही अयस्क को ढूंढ निकाला था, जो कच्चा मटेरियल होता है स्टील बनाने के लिए, उसे इन्होंने उसे ढूंढा था फर्स्ट टाइम। उसके बाद देखेंगे, द एगेरियंस हेल्प्ड द discovery of a source of iron that would later supply भिलाई स्टील प्लांट। तो अग्रियों ने लोहे के स्रोत की खोज में मदद की, जो बाद में भिलाई इस्पात संयंत्र की आपूर्ति करेगा। तो देखिए, ये जो भिलाई प्लांट स्टील प्लांट है, इसके जो कच्चे माल की आपूर्ति है वो कहाँ से होती है? वो एक हमने अभी जो हिल देखे थे, एक मिनट, राजहरा हिल्स जो अभी हम देखे थे,
उसकी हुई। लेकिन ये जो राजहरा हिल्स है ये किसके द्वारा इन्हें मिला, किन्हें मिला? दारोजी टाटा, इन्होंने इसकी खोज किया, इन्होंने इसे ढूंढ के निकाला। उसके लिए अगेरियंस जो कम्युनिटी थी, ये है अगेरियंस कम्युनिटी, इन्होंने दारोजी टाटा की और जो वेल्ड उनके साथ थे, उनके सहयोगी, उनकी मदद की ये ढूंढने में, आयन को ढूंढने में इन्होंने मदद की। और उन्होंने बताया कि मतलब ये कहाँ से आता है। एक्चुअल में इन्होंने बताया नहीं, ये लोग कोई सामान लेकर आ रहे थे रास्ते में, तो दारोजी टाटा ने उन्हें देखा कि इनके पास जो चीज़ें हैं उसमें लोहे के तत्व हैं। और उन्होंने पूछा कि ये मिल कहाँ से रहे हैं, तो उन्होंने पहाड़ी की तरफ इशारा किया, वो जो राजहरा हिल्स है उसकी तरफ इशारा किया। और वे वहाँ जाके उस मतलब स्टील के कच्चे प्लांट, मतलब स्टील के जो कच्चे माल होता है जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं, उसकी उन्होंने खोज की। और उसके बाद उन्होंने भिलाई प्लांट, स्टील प्लांट था, वहाँ से उसे सप्लाई करना शुरू कर दिए। आई होप ये समझ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। A large area of forest was cleared on the bank of the river Subarnarekha to set up the factory and industrial township Jamshedpur. The Tata Iron and Steel Company TISCO that came up began producing steel in 1912. तो ये उसके बाद ये सबर रेखा नदी है, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे जंगल को काटा गया। सॉरी, नेक्स्ट 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 रेखा रेखा के क्यों साफ कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपनी एक फैक्ट्री बनानी थी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते होंगे, फैक्ट्री दिख रही है आपको। तो ये जंगली एरिया को पूरा हटाया गया, वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाई गई। और फैक्ट्री नदी के किनारे इसलिए बनाई गई ताकि उन्हें पानी का रिसोर्स मिलता रहे। नेचुरल ब्यूटी के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया। और उन्हें और टाटा और स्टील कंपनी की शुरुआत यहाँ से हुई। उन्होंने अपनी टाटा कंपनी सुवर्ण रेखा के नदी के किनारे उसकी स्थापना की 1912 में। और उसके बाद उन्होंने स्टील का उत्पाद शुरू किया, टाटा दारोजी टाटा इन्होंने। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। By 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by TISCO. Over time, TISCO became the biggest steel industry within the British Empire. तो देखिए, ब्रिटिश भी हमारे जो दारोजी टाटा थे, उनसे स्टील ख़रीदा करते थे, उनकी कंपनी टिस्को से, क्योंकि उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। और देखते ही देखते यही एक सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। और इनका जो स्टील का जो बिज़नेस था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। और 90% जो स्टील थे वो ब्रिटिश हमारे इंडिया से ही ख़रीद कर यूज़ किया करते थे। तो ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश हमारे देश पर उद्योग के हिसाब से आए थे। बट जीत हमारी ही हुई एट द एंड, जब स्टील प्लांट की निर्मित हुई और सबसे ज़्यादा स्टील्स हमारे देश से ही जाने शुरू हुए। और वो श्रेय जाता है टिस्को की कंपनी को। दारोजी टाटा जी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस कंपनी में उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और आपके जो भी कुछ डाउट्स हैं या न्यू वीडियोस किस पे आनी चाहिए, इस पर भी आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको इसके सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।